जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। बिहार के सियासी मैदान में घमासान छिड़ चुका है। दोनों तरफ से सभी बिसाते बिछाई जा रहे हैं। हर दांव खेले जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। ताकतें तीसरी भी हैं इस बार बिहार के चुनाव मैदान में। पीके प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं और कुछ करूं न करूं, लेकिन नतीजों को जो अब तक महागठबंधन और एनडीए के बीच में बढ़ते रहे हैं, फैसले होते रहे, उसे तो बदल ही दूंगा। तो कितना असर डालेंगे पीके? ओवैसी भी इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि तमाम अभी तक आपने देखा कि सीटों को लेकर के बड़े पेच फंसे हुए थे। एनडीए में तो करीब करीब सुलझ गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी वो गांठ खुल नहीं पा रही है। लगता है कि कुछ सीटों पर आमने सामने की टक्कर हो जाएगी गठबंधन की दलों के बीच ही। अब ये देखना होगा। लेकिन इन सभी घमासान के बीच में सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस बार कौन से वो मुद्दे हैं जो निर्णायक साबित होंगे? कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आखिरकार बिहार की जनता वोट करेगी? कौन से मुद्दे हैं जिस पर आखिरकार बिहार के चुनाव के नतीजे निर्भर करेंगे? आइए आज इसको समझते हैं। बिहार चुनाव के बड़े मुद्दे, बड़े फैक्टर्स वो कौन से हैं जो डिसाइसिव होने वाले हैं? तो यकीन मानिए कि 3 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो मुमकिन है कि बिहार चुनाव को पूरी तरह से यही तीन मुद्दे तय करेंगे कि क्या होने वाला है। सबसे पहला कि क्या जातिवाद का सिक्का चलेगा? जातीय बिसात ही फिर एक बार हावी होंगी। और इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं है, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि क्या ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग, इसको एक पहली बार बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है महागठबंधन। तो क्या ईबीसी का मुद्दा हावी होगा इस चुनाव में? नंबर 1, एक एक करके डिटेल भी समझेंगे, लेकिन पहले मुद्दों को समझिए कि क्या ईबीसी का मुद्दा हावी होगा। दूसरा, क्या रोजगार, पलायन और आर्थिक जो आकांक्षाएं हैं बिहार की, क्या यह हावी होगा इस बार के चुनाव में? और तीसरा फैक्टर जो अहम हो सकता है, महागठबंधन और एनडीए के अलावा जो थर्ड फोर्सेस मैदान में उतर रही हैं, जिसमें पीके की जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने 100 उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं, क्या ये भी चुनाव नतीजों पर इतना असर डालेगा कि वो निर्णायक साबित होगा? तो इन 3 फैक्टर को आज समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईबीसी फैक्टर को। याद कीजिए मंडल के दौर को, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आखिरकार वीपी सिंह ने सामने रख दिया और उस पर कितना सियासी बवाल देश में हुआ, और उसने भारत की राजनीति की दिशा उसके बाद से बदल दी थी पूरी तरह से। अचानक जो समाज से, राजनीति से, देश से जातिवाद जो पॉलिटिक्स में है, वो करीब करीब खत्म हो रहा था, डाइल्यूट हो रहा था, ऐसा कहते हैं जानकार। वो फिर से पूरी तरह से राजनीति में हावी हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर कमंडल का दौर शुरू होता है, बीजेपी का दौर शुरू होता है, और मंडल और कमंडल के बीच टकराव तब से लेकर आज तक चला आ रहा है पॉलिटिकली। एक खेमा मंडल को लेकर चलना चाहता है, जाति आधारित राजनीति करता है, आरक्षण की बातें करता है, और दूसरा बीजेपी यानी कि कमंडल का एक पूरा इतिहास है कि वो इन जातियों की दीवारों को तोड़ करके धर्म आधारित कह सकते हैं आप राजनीति की बातें करता है। वो एक अलग विषय है। लेकिन मंडल के दौर में बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण दिलाने का मुद्दा उठा दिया गया और उस पर बड़ी राजनीति होती रही, चाहे वो लालू प्रसाद हों बिहार में, मुलायम सिंह यादव हों उत्तर प्रदेश में,
उसी राजनीति के बड़े चेहरे रहे, बन के उभरे और उसी की बदौलत राजनीति करते रहे दशकों तक। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश में कमंडल ने आखिरकार इन सब को बहुमत के दायरे से दूर कर दिया, अपनी कमंडल की राजनीति के बूते। तो अब फिर सत्ता तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, बहुमत हासिल करे तो कैसे करे, वो मंडलवारी राजनीति जो चली थी। तो अब उसी में बिहार में कोशिश है, बिहार से लेकर यूपी तक में उसको विस्तार देने की, मंडल को विस्तार देने की। बैकवर्ड MY का जो आप हमेशा सुनते हैं, मुस्लिम यादव जिसको कहते हैं, फॉर्मूला कहा जाता है, चाहे वो यूपी में भी लागू होता है, मुलायम अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी पर और RJD पर के लिए कहा जाता है कि यही इनका कोर वोट बैंक है। लेकिन ये अब नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि सामने कमंडल ज्यादा मजबूत हो गया है, उसका दायरा ज्यादा बड़ा हो गया है। तो फिर अगर उसको तोड़ना है कमंडल को एक बार फिर से, तो एक इस रास्ते को आइडेंटिफाई किया है, पहचान किया है, चाहे वो अखिलेश यादव हो जो PDA की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अब पिछड़े और दलितों को जोड़ने की कोशिश और पिछड़े के कैनवस को बढ़ाने की कोशिश, सिर्फ बैकवर्ड नहीं बल्कि EBC भी एक्सट्रीमली बैकवर्ड। क्योंकि अब बिहार की बात हम करते हैं तो यहां पर सीधे सीधे तेजस्वी ने वो दांव इस बार खेल दिया है कि नहीं, आबादी के आधार पर आरक्षण मिले, जिसका मतलब है कि EBC को भी आरक्षण मिले उनकी आबादी के हिसाब से। ऐसा पहली बार ये मांग उठनी शुरू हुई है महागठबंधन की तरफ से बिहार में। तेजस्वी लगातार इसको उठा रहे हैं, राहुल भी इसे उठा रहे हैं। अब इसका मतलब समझिए, 36% आबादी मानी जाती है EBC की बिहार में। तो जो अब तक करीब करीब मोटे तौर पर 30% का आंकड़ा रहा है MY का, उसको विस्तार देने की जो कोशिश है। यादव तकरीबन 14% और मुस्लिम तकरीबन 18, तो 30 से 32% का जो ये आंकड़ा रहा है, जिसको कोर वोटर माना जाता है RJD का, उसमें और 36% को जोड़ने की कोशिश है तेजस्वी की, EBC को आरक्षण आबादी के आधार पर देने की मांग करके। और इसी के बूते दावा है कि 80% से ज्यादा वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश है। और इसीलिए यह एक अहम फैक्टर बन के उभर रहा है कि क्या इस मुद्दे को महागठबंधन के नेता, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे मुकेश सहनी हो, या जितने भी लीडर्स हैं लेफ्ट पार्टीज हैं, क्या जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी, उनको समझाने में वोटर्स को कामयाब हो जाएगी कि अगर हम आते हैं सत्ता में, अगर हमें आप वोट देकर लाते हैं तो हम आपको आपकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे। ये इस पर चुनाव के नतीजे बहुत हद तक निर्भर करेंगे बिहार में इस बार के चुनाव में। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है, क्योंकि अब तक की स्थिति यही है कि EBC में ज्यादातर तबके पर असर NDA का माना जाता है बिहार में, चाहे वो नीतीश के बूते हो या फिर BJP के खुद के सोशल इंजीनियरिंग के बूते हो। छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ना, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल तक जाकर उनसे कनेक्ट करना, ये काफी दिनों से BJP लगातार कोशिश करती रही है और इसके फायदे भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक BJP ने किया है, छोटी छोटी दलों से गठबंधन करके, और उनको अपने से जोड़ा है और 50% के भी पार अपने वोट को ले गए जाने में कामयाब हुई है BJP। तो यही कोशिश लगातार बिहार में भी रही है, लेकिन बिहार में अब तक उतनी कामयाबी BJP को नहीं मिली जितनी यूपी में मिली। BJP लगातार इसी इंजीनियरिंग में लगी हुई है कि कैसे उन सभी तबकों को पूरी तरह से जोड़ दिया जाए। तो BJP अपने उस कुनबे को और बढ़ाने की कोशिश में है। EBC का बड़ा तबका उसके साथ पहले से रहा है, क्या उसको वो टूटने से बचाने में कामयाब होगी BJP, या और उसको और बढ़ाने में कामयाब होगी, या फिर तेजस्वी का ये दांव EBC का और EBC को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का कामयाब होगा। तो ये जो मैंने जाति का कहा, जाति में एक नया फैक्टर बियॉन्ड OBC, आबादी के आधार पर आरक्षण और EBC को अपने से जोड़ना, ये जो बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। डिपेंड करेगा कि क्या तेजस्वी या राहुल या मुकेश सहनी या महागठबंधन के नेता इस मुद्दे को वाकई जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, उस तबके तक जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, और क्या वो कन्विंस हो जाती है इनकी बातों से, या BJP जो अब तक अपना असर रखती रही, NDA जो असर
रखता रहा है इन तबकों पर, उनको अपने साथ बनाए रखने में कामयाब होती है। तो पहला फैक्टर ये ईबीसी का। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर, रोजगार। क्योंकि रोजगार का मुद्दे पर निर्भर करेगा कि युवा किस तरफ जा रहा है। बिहार का युवा युवा और पलायन करने को जो मजबूर लोग हैं, जिनको नौकरी के लिए पलायन करना पड़ता है, मोटे तौर पर कोई आंकड़ा सरकारी तौर पर तो जारी नहीं होता है, लेकिन मोटे तौर पर माना जाता है कि 2 से 3 करोड़ बिहार के लोग पलायन करते हैं, रोजगार के लिए बिहार से बाहर रहते हैं। तो वो लोग जो युवा हैं आज, जिनको नौकरी चाहिए, बिहार में बेरोजगारी दर तकरीबन 3% है सरकारी तौर पर, लेकिन अगर बाकी गैर सरकारी संगठनों की बात करें तो 10% तक की बेरोजगारी दर की बात कही जाती है। लेकिन जो शिक्षित बेरोजगार है, उनकी बेरोजगारी दर और बहुत ज्यादा है, 16-18% तक बताया जाता है। तो क्या जो लगातार तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते रहे हैं, वो युवाओं को अपील कर रहा है? क्या उनको वाकई भरोसा हो रहा है कि तेजस्वी आएंगे तो नौकरी दिलाएंगे? और तेजस्वी ने आपको ध्यान दिया होगा कि एक बड़ा वादा भी कर दिया है कि वो हर परिवार को बिहार में एक सरकारी नौकरी देंगे। मतलब उनका ये है कि जहां जिस परिवार में पहले से है जिन परिवारों के पास कोई भी व्यक्ति, जिन परिवारों से सरकारी नौकरी में अभी तक नहीं रहा है, उनको भी वो सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा बहुत बड़ा है। कितना ये व्यवहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है, इस पर बड़े सवाल हैं। क्योंकि अभी कुल मिलाकर के संविदाओं को जोड़ लीजिए, परमानेंट जॉब्स को जोड़ लीजिए गवर्नमेंट के, तो 20-21 लाख ही हैं लोग बिहार में जो सरकारी नौकरी में हैं। और अगर तेजस्वी जो बात कह रहे हैं उसके हिसाब से 2-2.25 करोड़ परिवार बिहार में हैं, उन सभी परिवारों को नौकरी देना, 20 लाख को हटा भी दीजिए तो करीब करीब 2 करोड़ के आसपास सरकारी नौकरी देंगे। कहां से, कैसे, क्या फॉर्मूला है, कैसे मुमकिन होगा? ये तमाम बातें सवालों में हैं इस वक्त। इसका ब्यौरा उन्होंने खुद तेजस्वी ने नहीं दिया है, सिवाय ये कहने के कि ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड, डेटा बेस्ड ये हमारा आकलन है और हमारा ये प्रॉमिस है, वादा है कि हम देंगे, हर परिवार को नौकरी देंगे। अब क्या लोग भरोसा कर लेंगे इस बात पर? क्योंकि लगातार विपक्ष ये बताने में लगा हुआ है कि ये एक झूठ है, ये संभव ही नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। जनता किस पर भरोसा करेगी, ये पूरी तरह से पब्लिक पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां मुद्दा ये है, पॉलिटिक्स में फैक्ट और परसेप्शन 2 बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। क्या सच है और क्या सच समझा जा रहा है या समझाया जा रहा है। राजनीति इसी दोनों चीजों के बीच की चीज है। तो परसेप्शन जो क्रिएट किया जा रहा है कि तेजस्वी मतलब एम्प्लॉयमेंट, वो यही बता रहे बार बार कि हम जब रहे तो हम एम्प्लॉयमेंट हमने करवाया। और इस मुद्दे ने चाहे लाख खारिज करे एनडीए के नेता, लेकिन खुद एनडीए के इलेक्शन स्ट्रैटेजी पे गहरा असर डाला है। आपने देखा होगा कि यही वजह है, और कई लोग मानते हैं कि यही वजह है कि लगातार नीतीश सरकार ने चुनाव की घोषणा होने से पहले ताबड़तोड़ कई ऐसे वादे किए हैं जिससे उसको काटा जा सके, रोजगार के मुद्दे को। और 1 करोड़ अगले 5 साल में रोजगार देने का वादा किया है। यह भी दावा किया नीतीश कुमार ने कि 50 लाख लोगों का हमने पहले कहा था रोजगार देने का, 5 साल में हमने दे दिए, हिसाब भी गिना दिया। अब वहां पर रोजगार का मतलब नीतीश कुमार का सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी प्लस प्राइवेट जॉब प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना प्लस उनको गवर्नमेंट फंड देना जो खुद से एम्प्लॉयमेंट अपना जनरेट करें, अपना रोजगार पैदा करें, और उसी के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये पहुंचाना, ये तमाम उसी के हिस्से हैं। तो ये एक बड़े प्लान के साथ सामने आना पड़ा नीतीश सरकार को कि कहीं रोजगार के मुद्दे हावी न हो जाएं जो तेजस्वी बता रहे हैं। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं दूसरा फैक्टर, ईबीसी के बाद दूसरा फैक्टर जो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, क्या कितना गहरे उतरा है और किसकी बात पर लोग भरोसा करने वाले हैं। तेजस्वी की बातों पर उनके साथ जाने को तैयार है, उनकी उस बात पर भरोसा करेंगे कि वो हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे, या फिर जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 1 करोड़ को जॉब देंगे, महिलाओं को हम स्वावलंबी बना रहे हैं, उनको पैसे हम पहुंचा रहे हैं, बेरोजगारों को हम भत्ता दे रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्लान उन्होंने घोषणा की है पिछले दिनों में ताबड़तोड़, लगातार, जो आपको लाइव टाइम्स बताता रहा है डिटेल में।
लेकिन यहां पॉइंट यह है कि क्या रोजगार का मुद्दा, दूसरा मुद्दा रोजगार का होने वाला है जो निर्णायक साबित होगा, और जनता कितनी संख्या में किसके रोजगार के वादों पर भरोसा कर लेती है, महागठबंधन या फिर एनडीए, ये डिसाइसिव हो सकता है। तो कास्ट, जिसमें कि ईबीसी स्पेसिफिकली, दूसरा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, और उसमें मत भूलिए कि युवाओं के अलावा वो भी हैं प्रवासी, जो जिनकी तादाद 2 से 3 करोड़ बताई जाती है। अगर उनको ये उम्मीद जगे कि वो बिहार लौटेंगे, उनको यहीं पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये अगर वादा किया जा रहा है और उस पर भरोसा करते हैं, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। तो क्या, किस पर भरोसा जनता कर रही है? एम्प्लॉयमेंट। तीसरा फैक्टर जो है, जल्दी जल्दी मैं बात पूरी करूं, तीसरा फैक्टर, क्या थर्ड फैक्टर कितना इफेक्टिव होगा, जो इन दोनों ताकतों के अलावा, जो मोटे तौर पर अब तक यही दोनों ताकतें आपस में टकराती रही हैं और निर्णय होते रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। क्या पीके इंपैक्ट करेंगे? क्या पीके चुनावी नतीजों को में बदलाव ला देंगे? और क्या ओवैसी जो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं आप, वो भी यहां पर बदलाव ला देंगे? पिछली बार असर डाला था ओवैसी ने, 5 सीटें जीत करके कहा जाता है कि महागठबंधन के गणित को बिगाड़ दिया। 5 सीटें जीते, उसके अलावा कई सीटों पर जो उन्होंने वोट लिए वो सीधे सीधे महागठबंधन को डेंट था, और इसी वजह से पॉइंट, अब देखिए कितना क्लोज फाइट है। जो लास्ट इलेक्शन, पिछले चुनाव में एनडीए के मुकाबले महागठबंधन को सिर्फ 0.3% वोट ही कम पड़े थे, जिसने सत्ता से दूर कर दिया, 1/3% से भी कम। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है कि जो छोटे छोटे भी फोर्सेज अगर मैदान में आ रहे हैं, अगर अब 100 सीटों पर बात कर रहे हैं लड़ने की ओवैसी, उनके तरफ क्या वोट वो खींच ले जाएंगे, और वो वोट खींचेंगे तो सीधे सीधे ये नुकसान महागठबंधन का होगा। पीके अभी तक एक चुनाव का उदाहरण है उनका लड़ने का, एक बाई इलेक्शन, और जिसमें लगभग 10% के आसपास उनको वोट मिल गए थे। तो 10 छोड़िए, अगर 5% भी ओवरऑल वोट ले जाते हैं पूरे बिहार में, तो वो कितना बड़ा असर डालेगा। क्योंकि बिहार में पिछले चुनाव में ये देखा गया कि दर्जनों ऐसी सीटें थी जहां पर 5% से कम पर फैसले हुए, और मुकाबला तो बिल्कुल कांटे का है। 0.3% के अंतर से ही सारा खेल हो गया पिछली बार। तो क्या इतने क्लोज फाइट में ये दल भी, पीके जितने वोट ले जाए, ओवैसी जितने वोट ले जाए, वो चुनाव के नतीजों को बदल देगा? तो ये निर्भर करेगा कि बदलेगा तो कैसे, और किसके हक में या किसके खिलाफ। तो ओवैसी का तो गणित साफ है कि वो महागठबंधन को डेंट करेंगे। आखिर तक वो कहते रहे कि हमसे हाथ मिला लीजिए, लेकिन तेजस्वी नहीं माने। उसकी अलग वजह है, उस पर अलग कभी बात करेंगे हम। लेकिन पीके किस पर असर डालेंगे, किसके वोट को काटेंगे, ये अभी भी सवालों में है, और इस पर बड़े बड़े जानकार कहने में ना अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं कि किसके वोट को काटेंगे वो। क्या पढ़े लिखे तबके, जो स्विंग वोटर के तौर पर जाने जाते हैं, जो अच्छा लगा उसके तरफ वो चले जाते हैं, वो वोट काटेंगे? तो ये आमतौर पर माना जाता है कि एनडीए का वोट होता है, एक आम तौर पर मैं बात कह रहा हूं। तो क्या उसके वोट को डेंट करेंगे, या फिर सीधे वो तेजस्वी को चुनौती निकल पड़ते हैं, राघोपुर पहुंच जाते हैं अपने प्रचार का आगाज करते हुए पीके? तो क्या निशाने पर तेजस्वी हैं? जो समीकरण, जो टिकट बांटे जा रहे हैं, वो भी बहुत कुछ कहता है। हालांकि पीके का दावा है कि वो जिस समाज की, जिस कास्ट की जितनी पॉपुलेशन है जिसका, उसी हिसाब से वो टिकट बांट रहे हैं। तो फिर तो मामला न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन वो किस पर कितना असर डालेंगे? तो ये 3 फैक्टर बिहार में सबसे कोर फैक्टर्स हो सकते हैं, और इसी पर निर्भर करेगा। और ये आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है कि आपको तय करना होगा कि वाकई इन तीनों में से कौन फैक्टर आपके हिसाब से किसकी बात में कितना दम है इन फैक्टर्स पर। चाहे वो ईबीसी का मसला हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मसला हो, और जो नए प्लेयर्स हों, इन तीनों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कौन सा मुद्दा वाकई हावी रहने वाला है? किस मुद्दे पर जनता क्या करने वाली है? आपकी राय में आप अपने कमेंट्स जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।